ओके बच्चों, मैं रोहित सर आपको कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा और आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर है। जो हम लोग केवल आज सॉलिड स्टेट को बच्चों इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी टॉपिक होंगी। हम लोग केवल इन्हीं के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हम काम करने आए हैं। ठीक है बच्चों, आओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ठोस अवस्था, जिसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये स्टडी करेंगे कि ठोस क्या होती है, ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ठोस अवस्था पढ़ेंगे। उसके पश्चात बच्चों हम लोग ठोसों के गुणों का अध्ययन करेंगे कि ठोसों में गुण क्या होती है। उसके पश्चात बच्चों हम ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। उसके पश्चात बच्चों हम ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, ठोसों को वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें पहला जो हम भाग पढ़ेंगे उसका नाम है क्रिस्टली ठोस। ओके बच्चों, हम जो पहला भाग पढ़ेंगे उसका नाम है क्रिस्टली ठोस। उसके पश्चात बच्चों जो दूसरा टॉपिक है वो अपना क्या है, अक्रिस्टली ठोस है। यानी बच्चों जो हमारा ठोसों को वर्गीकृत किया गया, हमने ठोसों को जो वर्गीकृत किया गया है वो दो भाग में किया गया है, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। उसके पश्चात बच्चों हम लोग जो स्टडी करेंगे वह करेंगे क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर करने वाले हैं। क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर करेंगे बच्चों। ठीक है, हम अपने टॉपिक में क्या क्या करेंगे, ठोस अवस्था जानेंगे क्या होता है, ठोसों के गुण को जानेंगे, ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। तो ठोसों को दो वर्ग में बांटा गया, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। उसके पश्चात बच्चों क्रिस्टली ठोस एवं अक्रिस्टली ठोस में हम लोग अंतर करेंगे बच्चों। उसके पश्चात बच्चों हम लोग क्रिस्टली ठोस का स्पेशल स्टडी करेंगे, क्योंकि मेरे सिलेबस में क्रिस्टली ठोस ही है, अक्रिस्टली ठोस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम करने वाले हैं क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, क्रिस्टली ठोसों को दो आधार पे बांटा गया है। पहला जो आधार ये है कि हमारा ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है उनके बीच कैसा बल कार्य करता है, उसके आधार पर हमने उनको बांटा है। ठीक है बच्चों, तो बलों के आधार पर, ठीक है बच्चों, बलों के आधार पर क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, बलों के आधार पर क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बलों के आधार पर क्रिस्टली ठोसों को चार वर्गों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, बलों के आधार पर क्रिस्टली ठोसों को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला जो अपना है ठोस उसका नाम है आणविक ठोस। ओके बच्चों, पहला जो अपना ठोस है उसका नाम क्या है, आणविक ठोस। अंग्रेजी में बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस के भी भाग बनाए गए हैं, आणविक ठोस को भी वर्गीकृत किया गया है। बच्चों आणविक ठोस के तीन भाग होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ओके बच्चों, पहला है अपना ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा अपना है अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है बच्चों, अध्रुवीय आणविक ठोस। और जो बच्चों तीसरा अपना है वह है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस।
तो हमने क्या बताया कि बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे। तो पहला जो ठोस है वो है आणविक ठोस, और उस आणविक ठोस के भी 3 भाग हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और यच बंधित आणविक ठोस। बच्चों जो दूसरा आणविक ठोस है उसका नाम है आयनिक ठोस। हम लोग जो दूसरा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे वह कौन है? आयनिक ठोस है, आयनिक सॉलिड है। इसे विद्युत संयोजी ठोस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आयनिक ठोस को विद्युत संयोजी ठोस भी कहते हैं। तीसरा जो अपना ठोस है वह है धात्विक ठोस। ओके बच्चों, जो है अपना अगला ठोस उसे क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। चौथा जो ठोस है वह है सहसंयोजी ठोस, या इसी को बच्चों नेटवर्किंग ठोस भी कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्किंग ठोस भी कहते हैं। तो ये तो हुआ बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भाग में बांटा गया, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस या नेटवर्किंग ठोस। ओके बच्चों, अब अगला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस पे, वो संरचना के आधार पर है। ठीक है बच्चों, संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 7 वर्गों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो अपना ठोस है वह है घनी ठोस। दूसरा जो है वह है द्विसमलंबाच। ठीक है बच्चों, द्विसमलंबाच। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है वह द्विसमलंबाच है। तीसरा जो है वह है विषमलंबाच। ठीक है बच्चों, विषमलंबाच। और जो चौथा है वह है एकंताच। क्या है? एकंताच। और जो 5वां है बच्चों उसका नाम है त्रिंताच। क्या नाम है बच्चों? त्रिंताच। और जो 6वां है उसका नाम है षटकोणी। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? षटकोणी। और जो 7वां है अपना उसका नाम है त्रिकोणी। ठीक है बच्चों, उसका क्या नाम है? त्रिकोणी। तो बच्चों हम संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 7 वर्ग में बांटे हैं। घनी, द्विसमलंबाच, विषमलंबाच, एकंताच, त्रिंताच, षटकोणी और त्रिकोणी। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल निकाय। क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल निकाय। ठीक है बच्चों, क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल निकाय क्या है? ठीक है, हमारे क्रिस्टल को जो आकृति प्रदान करती है, जो रूप प्रदान करती है, वो हमारे क्रिस्टल तंत्र होते हैं। इनमें जैसे कुछ हम लोग पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि फलक क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, किनारा क्या होता है, किनारा मतलब कोर क्या होता है, और बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अंतरा फलकी कोर क्या होती है। ठीक है बच्चों, अंतरा फलकी कोर क्या होती है, तो यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके पश्चात बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह यह है ब्रेवियस जालक। ब्रेवियस जालक क्या होते हैं, या बच्चों इसी को हम लोग क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, या इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। बच्चों इसकी खोज सन 1848 में ब्रेवियस नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे से किया था, जहां पर हम लोग इसके स्टडी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो ब्रेवियस जालक होती है या क्रिस्टल जालक होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला सरल जालक। ठीक है बच्चों, दूसरा अंतः केंद्रित जालक, अंतः केंद्रित जालक, या बच्चों इसी को
काय केंद्रित जालक भी कहते हैं, या बच्चों इसी को काय केंद्रित जालक भी कहते हैं। बच्चों जो तीसरा अपना जालक होता है वह है फलक केंद्रित जालक। ठीक है बच्चों, फलक केंद्रित जालक। और जो अपना चौथा है वह है लास्ट अंत्य केंद्रित जालक। ठीक है बच्चों, क्या है? अंत्य केंद्रित जालक। तो मैंने आपको पढ़ाया सरल जालक, यानी जो जालक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। हम अब स्टडी करेंगे। तो ये आपका बच्चों क्या है, जनरली इंट्रोडक्शन क्लास है कि हम लोग सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये। ठीक है, तो ब्रेवियस जालक जो होते हैं वो जनरली 4 प्रकार के, मतलब क्रिस्टल जालक जो 4 प्रकार के होते हैं, सरल जालक, अंतः केंद्रित जालक या फलक केंद्रित जालक और अंत्य केंद्रित जालक। ओके बच्चों, अभी देखो हम लोग जो अगला स्टडी करने वाले हैं, जो हमारा अगली टॉपिक होगी वह यह होने वाली है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, जो हमारा अगली टॉपिक होगी वह होगी संरचनाओं में जालक, यानी जो हमने अभी संरचना पढ़ा, घनी जालक और मतलब घनी ठोस पढ़ा, और दुसमलंबाच और त्रिनताच, षटकोणी आदि। इन प्रकार में यानी हमारी संरचना वाले ठोसों में जालक पढ़ेंगे। तो संरचना वाले ठोसों में जो जालक होते हैं वो कुल 14 प्रकार के जालक होते हैं, लेकिन हमारी जो मोस्टली पढ़ाई होने वाली है वो घनी संरचना में होने वाली है। तो बच्चों घनी संरचना में जालक, ठीक है बच्चों, घनी संरचना में जालक। तो बच्चों घनी संरचना में जालक केवल 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है सरल केंद्रित घनी जालक, सरल केंद्रित घनी जालक। ओके बच्चों, सरल केंद्रित घनी जालक। दूसरा अपना होता है अंतः केंद्रित घनी जालक। ओके बच्चों, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काय केंद्रित घनी जालक कहते हैं बच्चों। इसे शॉर्ट में SCC, इसे BCC कहते हैं। और जो अपना अगला है बच्चों जालक, उसका नाम है फलक केंद्रित घनी जालक। ठीक है बच्चों, इसे शॉर्ट में हम लोग FCC कहते हैं। क्या कहते हैं? FCC कहते हैं। घनी संरचना में जालक 3 प्रकार के, सरल केंद्रित घनी जालक, अंतः केंद्रित घनी जालक और फलक केंद्रित घनी जालक। बच्चों इनमें परमाणुओं की संख्या 1 आएगी, इनमें परमाणुओं की संख्या क्या आएगी बच्चों? 2, और इनमें परमाणुओं की संख्या 4 आएगी। ये हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये फिलहाल इंट्रोडक्शन क्लास है। आगे बच्चों देखो, आगे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वह यह करने वाले हैं कि किसी क्रिस्टल की कोर लंबाई a और उनकी परमाणु त्रिज्याओं r में क्या रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्रिस्टल में कोर लंबाई और त्रिज्या में रिलेशन करने वाले हैं। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वह यह है कि किसी क्रिस्टल के कोर a तथा उसकी परमाणु त्रिज्या r में क्या रिलेशन होती है। किसी क्रिस्टल के कोर a तथा उसमें उपस्थित परमाणु त्रिज्या तथा उस क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु त्रिज्या r में संबंध। तो बच्चों देखो, हम लोग रिलेशन करने वाले हैं कोर लंबाई a और उसकी परमाणु त्रिज्या r में रिलेशन। ओके बच्चों, तो पहला जो हमारा है वह SCC है। SCC में बच्चों r बराबर होता है a/2, r बराबर a/2 होता है बच्चों SCC में, यानी सरल केंद्रित घनी संरचना में जो रिलेशन होता है वह r बराबर a/2 होता है, यानी परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो कोर के लंबाई की आधी होती है। ओके बच्चों, और हम लोग जो दूसरा स्टडी करेंगे वह BCC में करेंगे, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में करेंगे।
तो बच्चों यहाँ जो रिलेशन होती है R बराबर a√3/4 होती है। हम ये इसको प्रूव कराएंगे बच्चों आपको। ओके, और जो अगली होती है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसमें बच्चों R बराबर a/2√2 होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग ये स्टडी करेंगे सरल यानी घनी संरचना में जालक कुल 3 प्रकार के SCC, BCC और FCC, और कोर लंबाई a तथा परमाणु त्रिज्या r में रिलेशन करेंगे। SCC में जो रिलेशन होती है वह r बराबर a/2 और BCC में जो होती है r बराबर a√3/4 और जो FCC में होती है वो r बराबर a/2√2 होती है। ओके बच्चों, हम अब उसके आगे जो टॉपिक हमारा आने वाला है बच्चों, हम इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हल भी करने वाले हैं, हल भी करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे किस्म के न्यूमेरिकल मिलते हैं बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के। अब बच्चों देखो, जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों वो ये है कि हम जो अपना अगला टॉपिक करेंगे वह यह है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यानी एक परमाणु कितने परमाणु से घिरा होता है वह यहाँ पर जानकारी मिलेगी। बच्चों SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और BCC में 8 होती है और FCC में 12 होती है। यह जानकारी हम आपको अगले लेक्चर्स में कराने वाले हैं। ओके बच्चों, उसके पश्चात बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टल घनत्व, कि क्रिस्टल घनत्व क्या होता है। ओके बच्चों, यानी हमारे ठोस का घनत्व क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल घनत्व का फार्मूला लिख रहे हैं, आगे हम इसको प्रूव करेंगे। D बराबर Z/m बटे N0/a³। यहाँ पर भी हम लोग सवालों को हल करेंगे बच्चों। क्रिस्टल घनत्व बराबर ना D बराबर Z/m बटे N0/a³। बच्चों ये इस फार्मूले से, जहां D डेंसिटी है, क्रिस्टल का घनत्व है, Z परमाणु की संख्या है, M बच्चों परमाणु भार है यानी अणु भार है, N0 एवोगाड्रो नंबर है और A जो है वो कोर लंबाई है। बच्चों उसके पश्चात हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह अगला टॉपिक यह होने वाला है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक अपना है संकुलन। ओके बच्चों, अगला अपना टॉपिक क्या है, संकुलन। संकुलन का मतलब परमाणुएं किस तरह से ठोसों में जुड़ी होती हैं या किस तरह से घिरी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर संकुलन कुल 3 प्रकार का पढ़ने वाले हैं। 1D, दूसरा 2D, तीसरा 3D, यानी 1 बीमी निबिड़ संकुलन, 2 बीमी निबिड़ संकुलन और 3 बीमी निबिड़ संकुलन। बच्चों जो 2D है वह 2 प्रकार की होती है। जो 2D है यानी जो 2 बीमी निबिड़ संकुलन है वह 2 प्रकार की होती है। जो पहली होती है उसका नाम है वर्गाकार 2 बीमी निबिड़ संकुलन और जो दूसरी है वह है षटकोणी 2 बीमी निबिड़ संकुलन। ठीक है बच्चों, वर्गाकार 2 बीमी निबिड़ संकुलन, वर्गाकार 2 बीमी निबिड़ संकुलन और षटकोणी 2 बीमी निबिड़ संकुलन। इसी तरह से अपनी जो 3 बीमी निबिड़ संकुलन होती है वह भी 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वह वर्गाकार 2 बीमी निबिड़ संकुलन होती है और जो दूसरी होती है वो षटकोणी 3 बीमी निबिड़ संकुलन। वर्गाकार 3 बीमी और षटकोणी 3 बीमी। बच्चों उसके पश्चात हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होने वाला है, आओ हम अपने लेक्चर्स में स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ हम देखते हैं कि अपना अगला टॉपिक क्या होगा जिसको हम लोग स्टडी करेंगे इस क्लास 12th के सॉलिड स्टेट में। बच्चों देखो, उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता मतलब कि किसी क्रिस्टल में परमाणुएं कितने आयतन को घेर के रखी हैं, उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, SCC में जो संकुलन क्षमता होती है वह 52% होती है और जो BCC में होती है वह 68% होती है और जो FCC होती है वह 74% होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग SCC, BCC,
FCC में क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे बच्चों। उसके पश्चात बच्चों जो अपना अगला टॉपिक होगा रिक्ति दक्षता होगी। क्या होगी बच्चों, रिक्ति दक्षता। रिक्ति दक्षता क्या होती है बच्चों, जब किसी क्रिस्टल में परमाणुीय स्थान घेरती हैं, उनके पश्चात जो शेष स्थान बचा होता है उसी को हम लोग रिक्ति दक्षता कहते हैं। अब रिक्ति दक्षता SCC में जो होती है वह 48% होती है और जो BCC में होती है वह 32% होती है और जो FCC में होती है वह बच्चों 26% होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग रिक्ति दक्षता को भी निकाल के बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात अपना जो अगला टॉपिक होगा बच्चों, जो अपना अगला टॉपिक होगा बच्चों वह यह है दोष, ठोसों में दोष। बच्चों अपना जो अगला टॉपिक है वह यह है ठोसों में दोष, कि ठोसों में किन प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो बच्चों ठोसों में दोष निम्न प्रकार के होते हैं। दोष क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में घटक कण के जुड़ने की व्यवस्था में क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए, अनरेगुलरिटी को देखने को मिल जाती है, तो उसी को हम लोग दोष कहते हैं। बच्चों दोष निम्नवत है। पहला जो है वो बिंदु दोष है, पॉइंट डिफेक्ट है, यानी किसी एक जगह पर होगी। अगला जो है वो तल दोष है, प्लेन डिफेक्ट। और अगला जो है बच्चों वह है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक दोष बच्चों। ओके, तो बच्चों हमारे सिलेबस में क्लास 12th में बिंदु दोष पर हम लोगों को पढ़ाई करनी है, बिंदु दोष पर पढ़ाई करनी है। तो बच्चों जो बिंदु दोष है वह जनरली दो प्रकार की होती है, रस समीकरण मिति दोष। ओके बच्चों, रस समीकरण मिति दोष। और बच्चों जो दूसरी है वह है अरस समीकरण मिति दोष। जो अगली है बच्चों वह क्या है, अरस समीकरण मिति दोष है। ठीक है बच्चों, हमारा जो बच्चों बिंदु दोष है वह कितने वर्ग में है, 2 वर्ग में। क्या है, रस समीकरण मिति दोष और अरस समीकरण मिति दोष, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट। जो बच्चों रस समीकरण मिति दोष है वह 2 प्रकार की होती है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। ठीक है बच्चों, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। ठीक है बच्चों, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। फ्रैंकल दोष क्या है, शॉर्टकी दोष क्या है, हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और बच्चों जो अरस समीकरण मिति दोष है वह भी 2 प्रकार की होती है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। ओके बच्चों, जो अपना अरस समीकरण मिति दोष है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष, और दूसरी जो है वह क्या है, धातु न्यूनता दोष। क्या बच्चों, धातु न्यूनता दोष। तो हम लोग यहाँ पर इन टॉपिक को स्टडी करेंगे। उसके पश्चात बच्चों जो अपना अगला टॉपिक आने वाला है हम लोग उसको देखें। आओ बच्चों हम आपको अगले टॉपिक पर लेके चलते हैं। बच्चों जो अगला दोष है, मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे वह है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है बच्चों, हम लोग इनमें किसी पदार्थ में क्या करते हैं, किसी अन्य पदार्थ को मिला देते हैं, वह अशुद्धता हो जाती है। बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ नए नए चीजों को पढ़ेंगे, जैसे जानेंगे मादन क्या होता है, जैसे जानेंगे बच्चों अर्धचालक क्या होती है। ठीक है बच्चों, मादन क्या होता है, और क्या जानेंगे बच्चों, अर्धचालक क्या होता है, चालक क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अशुद्धता दोष क्या होती है, मादन क्या होती है, और अर्धचालक क्या होते हैं, और चालक क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग ये स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, उसके पश्चात हमारा जो है अशुद्धता दोष, उसका भी टाइप्स है, अशुद्धता दोष के प्रकार। बच्चों हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह है अशुद्धता दोष के प्रकार। ठीक है बच्चों, अशुद्धता दोष के
प्रकार। तो बच्चों अशुद्धता दोष जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एन प्रकार का अशुद्धता दोष, एन प्रकार का अशुद्धता दोष, ठीक है बच्चों, एन प्रकार का अशुद्धता दोष, या दूसरा है बच्चों पी प्रकार का अशुद्धता दोष। एन प्रकार का अशुद्धता दोष और बच्चों पी प्रकार का अशुद्धता दोष हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, या इन्हें बच्चों एन टाइप, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, इन्हें बच्चों पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत, बैंड थियरी। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे? बैंड सिद्धांत, बैंड थियरी पढ़ेंगे। उसके पश्चात अपना जो अगला टॉपिक आने वाला है वह है बच्चों ठोसों में चुंबकीय गुण। क्या बच्चों, कौन सा टॉपिक आने वाला है? ठोसों में चुंबकीय गुण। ओके बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है ठोसों में चुंबकीय गुण। ठीक है बच्चों, कि ठोसों में किस प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे कि अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पर यह पढ़ेंगे। और बच्चों क्या पढ़ेंगे कि प्रतिचुंबकीय गुण क्या होता है। ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे कि प्रतिचुंबकीय गुण क्या होते हैं। ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे? प्रतिचुंबकीय गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लौह चुंबकीय गुण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, लौह चुंबकीय गुण क्या होते हैं। उसके पश्चात बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग टोटली अपने चैप्टर 1 में कुल मिलाकर के इतने टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना जो अगला लेक्चर होगा वह इन चैप्टरों को डिटेलिंग में होगा। यह हमारा बच्चों क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास था सॉलिड स्टेट का, कि हमने क्या या हमें बच्चों क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में।